हम सभी को पता है कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। जब और पहले भी पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की है कि कोयले का जो निर्माण है वो जब किसी भी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है, जब बहुत ऊंची ऊंची वनस्पतियां और घनी वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, तो कालांतर में समय बीतने के बाद जब ये वनस्पतियां धरातल के नीचे दब जाती हैं, तो ताप और दाब, मतलब नीचे से जो टेम्परेचर पड़ता है, ऊपर से पड़ने वाला जो दबाव है, ताप और दाब के परिणाम स्वरूप इसका जो परिवर्तन है, ये वनस्पतियां जो हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं कोयले के रूप में। तो इसके लिए कुछ समय चाहिए और ताप और दाब की मात्रा, निश्चित मात्रा चाहिए। तो इनके आधार पर, ताप और दाब के आधार पर जो इनका रूप परिवर्तन हुआ रहता है, उसके आधार पर हम देखें और किस गहराई में जो है ये कोयले का निक्षेप मिल रहा है, इन सब के आधार पर कोयले के कुछ प्रकार हैं। उस प्रकार पर हम बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो सबसे उत्तम किस्म का, उच्च श्रेणी का जो है कोयला है, क्योंकि ये बहुत अधिक ताप देता है, धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ता है और इसमें कार्बन का जो प्रतिशत है वो लगभग 95% तक मिलता है। इस कारण ये बहुत ही उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। इसके बाद थोड़ी निम्न कोटि का जो है वो कोयला होता है बिटुमिनस। इसमें भी लगभग 80 से 85% तक जो है वो कार्बन की मात्रा होती है और ये भी धुआं जो है वो बहुत कम मात्रा में छोड़ता है और इससे भी ताप जो है वो बहुत अधिक मिलता है। इसके बाद तीसरी क्वालिटी है कोयले की लिग्नाइट। इसे हम भूरा कोयला भी कहते हैं और ये एकदम निम्न कोटि का कोयला होता है। इसमें ऊष्मा की मात्रा बहुत कम मिलती है, धुआं बहुत जो है वो निकलता है। इसके बाद चौथा है पीट। पीट कोयला जो है वो हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कोयले के रूप में इन वनस्पतियों का रूपांतरण ही नहीं हुआ रहता, ये पूरी तरह से कोयला नहीं बना रहता। इसमें नमी की मात्रा, चूँकि ताप और दाब का बहुत कम प्रभाव पड़ा हुआ होता है, रूप परिवर्तन पूरी तरह से नहीं हुआ रहता, इसलिए हम देखेंगे इसमें बहुत अधिक नमी की मात्रा होती है, ऊष्मा की मात्रा बहुत कम मिलती है और बहुत अधिक मात्रा में ये धुआं छोड़ता है और कार्बन का जो प्रतिशत है वो बहुत निम्न होता है। तो भारत में कोयला जो है ये हमें प्रमुख रूप से 2 भूगर्भिक शैलों के अंतर्गत मिलता है। पहला है आपका गोंडवाना शैल समूह। ऐसे शैल समूह जिनकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है, उन शैल समूहों में हमें कोयला उपस्थित मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये बहुत प्राचीन कोयला है और इसका जो जमाव है वो हम देखेंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में मिलता है। और पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी झरिया, रानीगंज और बोकारो, मतलब ये पूरा जो क्षेत्र है वो दामोदर घाटी वाला क्षेत्र है। इन क्षेत्र में हमें गोंडवाना शैल समूह के जमाव मिलते हैं। दूसरा शैल समूह है आपका टर्शरी कोयला क्षेत्र या टर्शरी शैल समूह में जो हमें कोयले के जमाव या कोयले के निक्षेप मिलते हैं, उन्हें हम टर्शरी कोयला समूह कहते हैं। ये पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों में लगभग हमें देखने को मिलता है, जिसमें आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये प्रमुख हैं। तो हमने देखा कि जो गोंडवाना शैल समूह है ये आपके दामोदर घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी घाटी और सोन घाटी, मतलब यदि हम कह रहे हैं कि जो कोयले का निर्माण है वो वनस्पतियों के दबने से हो रहा है, मतलब अवसादी शैल समूहों में ही ये जमाव हमें देखने को मिलते हैं। तो जो निक्षेप या जमाव मिलेंगे वो हमें नदी घाटी क्षेत्रों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो यदि हम भारत में ये जो हमने 2 शैल समूह की बात करी, इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भारत में जो प्रमुख कोयला क्षेत्रों का वितरण है वो मुख्य रूप से इन 4 नदी घाटियों में देखने को मिलता है। पहला है दामोदर घाटी और इसमें हमने बात की थी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र। इसके बाद सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र हैं वो सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम बात कर लें महानदी घाटी, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ और
ओडिशा के जो कोयला क्षेत्र हैं वो इस नदी घाटी के कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका अगला गोदावरी घाटी। तो गोदावरी घाटी में हम देखेंगे जो दक्षिण पश्चिम आपका मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र और साथ ही आंध्र प्रदेश के जो कोयला क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम। ऊर्जा का दूसरा जो प्रमुख संसाधन है वो है पेट्रोलियम। आधुनिक युग की हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण ऊर्जा का सोर्स बन गया है और इसके अलावा हम देखेंगे कि प्लास्टिक और खाद जैसे जो रासायनिक उद्योग हैं इसमें भी पेट्रोलियम का प्रमुख रूप से जो है वो प्रयोग किया जाता है। जो प्लास्टिक बनता है वो पेट्रोलियम पदार्थ से ही बनता है, आपको पता होगा। और यदि हम बात करें भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन जो है पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया और कुल उपभोग जितना भी उपभोग किया जाता है भारत में पेट्रोलियम की जितनी खपत है उस खपत या उपयोग का जो 1/4 से भी कम हिस्सा ही जो था वो 4 करोड़ टन था। मतलब जितनी डिमांड है भारत में हम कह सकते हैं उसकी बहुत कम मात्रा जो है वो भारत में उत्पादित की गई थी। और इसी कारण हम देखेंगे कि बहुत अधिक मात्रा में बहुत बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम का जो है दूसरे देशों से हमको आयात करना पड़ता है। भारत में जो अधिकांश पेट्रोलियम हम देखेंगे तो ये टर्शरी युग की चट्टानों में हमें मिलती है और टर्शरी युग की चट्टानों में भी जो अपनति और उसकी जो भ्रंश ट्रैप पाई जाती हैं वहाँ पर ये पेट्रोलियम जो है वो उपस्थित होता है। बच्चों पेट्रोलियम भी हमको पता है कि अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलता है। हाँ, अब बार बार हम बात करते हैं अभी आधुनिक समय में, क्योंकि ये समाप्य प्राय होने वाला ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है। तो चाहे हम कोयले की बात करें या हम पेट्रोलियम की बात करें, इसे हमें बहुत सोच समझकर इसका विवेकपूर्ण प्रयोग जो है वो करना होगा। और अभी हमने देखा ही कि भारत में जितनी इसकी डिमांड है उससे कहीं अधिक मात्रा में इसको हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है, जिसके कारण ये बहुत महंगा भी है। और इसी इसमें हम देखेंगे कि 2015 में 19 करोड़ टन जो पेट्रोलियम है और उससे बनी वस्तुएं जो है वो दूसरे देशों से आयात की गई। यदि हम जीडीपी की बात करें, हमारे सकल घरेलू उत्पादन की, तो उसका लगभग 5% जो है वो इस आयात में लगता है, जो कि हम इसका रेशियो देखें तो ये बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम देखें कि भारत में कब पेट्रोलियम की खोज की गई या तेल शोधक कारखाने जो हैं वो स्थापित किए गए, तो हम देखते हैं कि 1866 में भारत की जो ऊपरी असम घाटी है वहाँ पर तेल खोजने के लिए तेल का पता लगाने के लिए कुएं खोदे गए। और लेकिन इसका जो पता है वो 1890 में डिगबोई में लगा। फिर 1893 में हम देखेंगे कि यहीं पर पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया और 1899 में असम में आयात कंपनी की जो है वो स्थापना की गई। जो अन्य क्षेत्र उसके बाद अन्य क्षेत्रों में भी पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में हम देखेंगे कि नहरकटिया में एक अन्य पेट्रोल के लिए तेल कुएं की खोज की गई। इसके बाद 1960 में हम देखें तो गुजरात का जो अंकलेश्वर है वहाँ पर उत्पादन प्रारंभ किया गया और 1961 के बाद जो है वो पेट्रोलियम को खोजने के लिए काम जो है वो तेज़ी से और बढ़ गया, क्योंकि पेट्रोलियम की और अधिक आवश्यकता महसूस की जाने लगी। और गुजरात के जो अलग अलग पेट्रोलियम के क्षेत्र थे उनका पता लगाया गया और साथ ही असम में और कई पेट्रोलियम क्षेत्रों की भी खोज की गई। और इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे कि अलग अलग पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज के बाद, चाहे वो गुजरात हो और असम हो, यहाँ पर हम देखेंगे कि पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो और तेज़ी से बढ़ गया। और इसका परिणाम हम देखेंगे कि जो 1961 में 513,000 टन उत्पादन किया गया था पेट्रोलियम का, वो 1975 में बढ़कर 311,000 टन जो है वो इसका उत्पादन हो गया।
इसके बाद हम देखेंगे कि जो तट के निकट ही जो अपतटीय क्षेत्र थे वहाँ पर समुद्र में खुदाई करके लगभग 1970 में गुजरात का जो अलिया बेट था वहाँ पर पेट्रोलियम की खोज की गई और पेट्रोलियम का उत्पादन शुरू किया गया। इसके बाद हम देखेंगे 1975 में मुंबई हाई में पेट्रोलियम का पता लगा और अगले ही वर्ष यहाँ पर उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। फिर लगातार हम देखेंगे कि प्रयास किए गए और पेट्रोलियम क्षेत्रों की खोज के लिए, और परिणाम स्वरूप हम देखें कि जितने भी जो पूर्वी तटीय क्षेत्र थे जिसमें प्रमुख रूप से कावेरी और कृष्णा गोदावरी बेसिन जो क्षेत्र था वहाँ पर भी पेट्रोलियम का पता लगाया गया और वहाँ पर भी उत्पादन का कार्य शुरू किया गया। इसके बाद राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, इस राजस्थान के बाड़मेर में पेट्रोलियम के एक बड़े भंडार का जो है वो पता लगाया गया है। यदि हम भारत में पेट्रोलियम के अनुमानित भंडार की बात करें तो ये लगभग 17 अरब टन है और ये पूरा 17 अरब टन जो पेट्रोलियम है वो भारत के स्थली और जो अपतटीय समुद्र तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इनका भंडार संचित है। इसके बाद कुल भंडार क्षेत्रों में हम देखेंगे तो पहला आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी हमें पता है कि ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ ही साथ नागालैंड, और इसके बाद दूसरा आपका गुजरात प्रदेश है। गुजरात में भी खंभात बेसिन है और गुजरात का मैदान, ये दो जो है वो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं गुजरात में। तीसरा मुंबई हाई का अपतटीय प्रदेश है और चौथा पूर्वी तटीय प्रदेश जिसमें आपका कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन आता है। ये भारत के प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। गेल द्वारा निर्मित जो पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, जिसे HVJ क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है, ये पाइपलाइन मुंबई हाई और बासिन गैस क्षेत्रों को पश्चिमी और उत्तरी भारत में जो उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसर हैं इनसे जोड़ता है। इन गैस पाइपलाइनों ने भारतीय गैस बाजार के विकास को एक गति प्रदान की है और कुल मिलाकर भारत के जो गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार है वो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन के 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक 10 गुना से भी अधिक हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश भर में सभी गैस जो स्रोत हैं और उपभोक्ता बाजार को जोड़कर गैस ग्रिड के रूप में जल्द ही 34,000 किलोमीटर से अधिक तक पहुंचने की संभावना है। विद्युत भी जो है ये ऊर्जा का एक साधन है। हमें मालूम है कि आधुनिक विश्व में विद्युत का जो प्रयोग है वो इतना ज्यादा विस्तृत हो गया है कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का भी सूचकांक माना जाने लगा है। विद्युत मुख्य रूप से दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। पहला प्रवाही जल से, जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है, और दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। एक बार विद्युत उत्पन्न हो जाने के बाद विद्युत एक जैसी ही होती है। तेज बहते जल से भी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है और ये एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना। बच्चों, आप भारत में चलाई जाने वाली कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम बताइए और साथ ही इन नदियों पर बने बांधों के नाम लिखिए और अपने शिक्षक से इस पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए। ऊर्जा का एक अन्य गैर परंपरागत स्रोत है जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। हमें पता है कि भारत जो है वो एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फिर हम बात कर ले गुजरात और राजस्थान की। यहाँ पर फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है
और इससे भारत के जो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र हैं वहां पर जो सौर ऊर्जा है अभी वर्तमान में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है। कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से जो ग्रामीण घर हैं उनमें उपलों का और लकड़ी पर जो निर्भरता है उसको एक न्यूनतम किया जा सकता है। फिर ऊर्जा के एक और गैर परंपरागत स्रोत की हम बात करते हैं जिसे हम पवन ऊर्जा कहते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। फिर से मैं एक बात कहूं कि फिर चाहे तमिलनाडु हो या गुजरात या फिर राजस्थान, भारत में पवन ऊर्जा फार्म की जो विशालतम पेटी है वो तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फार्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के सबसे प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। अब हम ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत स्रोत पर बात कर लें तो उसमें देखते हैं बायोगैस। बायोगैस से भी आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। जो ग्रामीण इलाके होते हैं, ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं उन्होंने देखा होगा कि उन ग्रामीण इलाकों में जो झाड़ियाँ होती हैं या कृषि से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसके साथ ही साथ पशुओं और मानव जनित जो अपशिष्ट होते हैं इनके उपयोग से घरेलू उपयोग के लिए बायोगैस जो है वो उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों का जो अपघटन होता है, इन जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है और उस गैस से फिर जो है वो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और ये बायोगैस संयंत्र जो है वो नगरपालिका, सहकारिता के क्षेत्र और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला जो गैर परंपरागत स्रोत है ज्वारीय ऊर्जा, उस पर चर्चा कर लें। बच्चों, आपने समुद्र में उठने वाली जो ऊंची ऊंची समुद्री लहरें हैं उनको तो देखा ही होगा। तो क्या आपको पता है कि समुद्र में उठने वाली ये ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो हमारे लिए ऊर्जा की एक अथाह संपत्ति हम कह सकते हैं, ऊर्जा का एक अथाह भंडार हम इससे कह सकते हैं। ज्वार जो है और इन जो ऊंची उठती लहरों की हमने बात की तो आपको पता होगा कि इन लहरों का ऊंचा उठना और नीचे की तरफ गिरना, जिसे हम ज्वार भाटा की परिघटना कहते हैं। और ये ज्वार भाटा जो है ये हमको मालूम है कि एक नियमित घटना होती है और यही कारण है कि पानी की जो इतनी विशाल मात्रा है या इस विशाल मात्रा की जो हम कहें कि विशाल गति होती है इस विशाल जल की राशि में, उससे ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है और ऊर्जा के रूप में हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं। ज्वार के समय जो उठती हैं लहरें और गिरने वाली जो लहरें होती हैं, उन समुद्री जल से प्राप्त ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। और अभी हमने कहा कि समुद्री लहरों का ऊपर की तरफ उठना और नीचे गिरना, तो इतनी विशाल राशि का लहरों के रूप में ऊपर की तरफ जाना और फिर नीचे की तरफ आ जाना, इससे हम इस गति से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं और इसे ही हम क्या कह रहे हैं, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो पूरी तरह से नवीकरणीय होती है, क्योंकि हमारे पास तो महासागरीय जल अथाह रूप में मिल रहा है और हम ये कह रहे हैं कि ये एक नियमित घटना भी है। इसका मतलब ये है कि हम इसे हर दिन और बार बार जो है इसका उपयोग कर सकते हैं और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये पृथ्वी है तब तक ये महासागरीय जल हमारे पास उपलब्ध है। जैसे जैसे हम देखेंगे कि ज्वार भाटा बढ़ता है और गिरता है, इससे बड़ी मात्रा में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है और जिससे हम टरबाइन की सहायता से इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, या हम कहें कि इसे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही टरबाइन के माध्यम से जो पानी है वो डाला जाता है इसमें और ये मुड़ना शुरू हो जाता है, फिर ऊर्जा को एक जनरेटर के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर कि बिजली का उत्पादन होता है। और ये पूरी
प्रक्रिया, इस पूरे प्रोसेस को आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे समुद्री लहरों से हम ज्वारी ऊर्जा का या ज्वार भाटा में उठने वाली जो समुद्री लहरें होती हैं उनसे हम कैसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा हम एक और बात करें, भूतापीय ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जो हमारी पृथ्वी थी वो एक बहुत गर्म तप्त जो है वो आग का गोला थी। धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी हुई है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। तो इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, जब ज्वालामुखी फटता है और उसमें से पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो गर्म लावा मैग्मा, उसके अंदर का जो गर्म मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आता है। या कई जगह आप देखते होंगे जो गर्म पानी के सोते होते हैं वो आपने महसूस किया होगा, और ये हमें प्रूफ या प्रमाण देते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी बहुत तप्त है, पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे कि वो ऊर्जा जो भूमि के अंदर से ताप के रूप में उत्पन्न होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। अब इसी जियोथर्मल एनर्जी को हम बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पर होता है। जब पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ये जो गर्म पानी के सोते होते हैं, इनसे जब हम ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं तो हम इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपके छत्तीसगढ़ में जो ताता पानी है ये आपका गर्म पानी का स्रोत है, जिससे हम भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने भारत में देखेंगे तो प्रमुख रूप से लद्दाख का जो पुरगा घाटी है वहाँ पर, और हिमाचल का जो मणिकर्ण है, और हमारे छत्तीसगढ़ का ताता पानी, ये भारत में प्रमुख भूतापीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूरेनियम और थोरियम। ये भी ऊर्जा के प्रमुख सोर्स हैं। और कैसे सोर्स हैं? ये हमारे परमाणु ऊर्जा हैं। परमाणु ऊर्जा भारत में हम देखें कि जो यूरेनियम है इसका स्रोत जो है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है, और इसी कारण से भारत में इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ समय से हम देखें कि कर्नाटक का जो तुम्मलपल्ले है और भीमा नदी घाटी, इसमें इसके बहुत अधिक जो अधिकांश मात्रा में इसके भंडार जो है वो ढूंढे गए हैं, खोजे गए हैं, और ये विशाल मात्रा में हमें मिले हैं। इसी प्रकार हम देखें कि थोरियम भी जो है ये भी परमाणु ऊर्जा का एक प्रमुख सोर्स है, और केरल के ये समुद्र तट में हम कहें कि इसकी रेत पर ये जो थोरियम है ये पाया जाता है। भारत अभी भी प्रयासरत है कि उसके जो परमाणु संयंत्र हैं उसमें थोरियम का उपयोग और ज़्यादा बढ़े, अधिक से अधिक मात्रा में थोरियम का प्रयोग किया जाए, क्योंकि भारत में ये खनिज बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। और परमाणु ऊर्जा के सोर्स जो हैं वो केंद्र सरकार के पूरी तरह से नियंत्रण में है, और इसका खनन भी केंद्र सरकार के उपक्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो अभी आवश्यकता इस बात की है क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे अनव्यकरणीय संसाधन जो हैं, परंपरागत जो साधन है ऊर्जा के, वो बहुत सीमित मात्रा में है। तो हम गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे हम सौर ऊर्जा की बात करें, हम पवन ऊर्जा की बात करें, हमने ज्वारी ऊर्जा की बात की, बायोगैस, या हम अपने परमाणु ऊर्जा जो हमारे पास अधिक मात्रा में हमारे भारत में उपलब्ध है, उनका अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग बढ़ाएं और उन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में उसका प्रयोग किया जाए। बच्चों, अभी हमने चर्चा की खनिज और ऊर्जा संसाधन पर, तो इसके बाद हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं औद्योगिकरण पर, क्योंकि इन खनिज और ऊर्जा संसाधनों के आधार पर ही कोई उद्योग जो है वो स्थापित किए जाते हैं, या हम कहें कि ये हमारे औद्योगिकरण का आधार हैं, जो हमारे वर्तमान विकास को एक गति प्रदान करते हैं। तो लगभग 200 साल पहले यदि हम बात करें तो हम तब देखते थे कि अधिकांश जो लोग थे वो कृषि का कार्य करते थे।
कृषि कार्य में लगे रहते थे, लेकिन इसके बाद जो है वो अब समय वर्तमान समय में परिवर्तित हो गया है। अब हालांकि यदि हम जो विकसित देशों की बात करें तो उसमें तो अधिकांश लोग जो हैं वो उत्पादन क्षेत्र से या सेवा सेक्टर से जुड़े हुए होते हैं। कृषि कार्य में बहुत कम लोग जो हैं वो संलग्न होते हैं। लेकिन यदि हम अपने भारत में बात करें तो हम भारत में देखेंगे कि भारत की अभी भी वर्तमान जनसंख्या का लगभग 60 से 70% जो है वो कृषि कार्य में या खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि हम राष्ट्रीय आय के संबंध में देखें तो जनसंख्या का इतना अधिक हिस्सा अभी भी कृषि से जुड़ा है, लेकिन राष्ट्रीय आय में जो हमारी जीडीपी में है उसका प्रमुख जो हिस्सा है वो इससे प्राप्त नहीं होता। मतलब हम देखें कि 60% से 70% लोग कृषि कार्य में जुड़े हैं, लेकिन जीडीपी में इसकी जो भागीदारी है वो लगभग 18% ही है। जबकि यदि हम उद्योगों की बात करें तो उद्योगों का जो प्रतिशत है वो जीडीपी में 56% है, और वहीं जो सर्विस सेक्टर्स हैं, सेवा क्षेत्र हैं, वो लगभग 56 से 57% की भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करते हैं हमारे देश की जीडीपी में। इसके बाद हम देखें कि लगभग 18वीं सदी के आसपास जो है वो जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद पूरे विश्व में हम कहें कि एक औद्योगिक क्रांति का समय चला, और फिर धीरे धीरे लोगों का जो रुझान है या हम कहें कि कृषि से लोग जो हैं वो अधिकतर उद्योग और सेवा सेक्टर की तरफ आगे बढ़े, और एक औद्योगिकरण और नगरीकरण का जो है दौर जो है वो चला। तो इसी में हम बात करते हैं कि लगभग यदि हम कहें कि उद्योगों, जब हम औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं तो उद्योगों की स्थापना को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। तो इस संदर्भ में हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स या कारक जो हैं वो उद्योगों की स्थापना के लिए हम कह सकते हैं जिम्मेदार होते हैं, उसे प्रभावित करते हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे जो लगभग 1970 का दशक था, तो उस 1970 के दशक में हम देखेंगे कि हमारे भारत के जो प्रमुख राज्य जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, इंदौर है, ये सभी जो हैं वो सूती वस्त्र के प्रमुख उद्योग थे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लगभग 1980 के दशक के आसपास हम देखेंगे कि यहाँ की सभी जो उद्योग हैं वो बंद होने लगे, क्योंकि इसकी जगह जो छोटी छोटी औद्योगिक इकाई थी, पावर लूम वाली जो औद्योगिक इकाई थी, जो कम समय में अधिक उत्पादन देती थी, इनका चलन जो है वो बढ़ने लगा। पहले के समय में हम देखें कि जो यातायात के साधन थे वो उतनी अच्छे से हम कहें कि विकसित नहीं थे, विकसित अवस्था में नहीं थे, या बाजार उतना विकसित नहीं था। तब जहाँ पर भी, जैसे हम लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो हमें मालूम है कि लौह इस्पात जो है वो एक भारी उद्योग है। मतलब इसमें जितना भी जो कच्चा माल है, चाहे लौह अयस्क हो, मैग्नीज हो, चूना पत्थर हो, ये एक भारी पदार्थ होते हैं जिनके परिवहन में बहुत अधिक खर्च होता है। तो जब उतना अधिक विकास नहीं हुआ था, हमें हर जगह जो इनके संचित भंडार है उनका भी पता नहीं लगा था, तो उस समय पे हम देखेंगे कि ये जो उद्योग हैं वो उन कच्चे माल के आसपास ही जो है वो स्थापित किए जाते थे, ताकि ये भारी कच्चे माल के परिवहन में उतना अधिक खर्च ना हो। लेकिन जैसे जैसे हम देखेंगे कि परिवहन के साधन विकसित होते गए, तो फिर ये देखा जाने लगा कि जब परिवहन के साधन विकसित होने लगे हैं, मतलब कम खर्च में जब हम कच्चे माल को उद्योग तक और उद्योग से तैयार माल को बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में ये देखा जाने लगा कि वहाँ पर जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं वो कम मजदूरी में, और हम कहें कि एक कुशल श्रमिक जहाँ पर मिल जाते थे, वहाँ पर उद्योग की स्थापना के प्रयास किए जाने लगे। क्योंकि जो पहले उद्योग जहाँ पर संचालित हो रहे थे वो विकसित अवस्था में पहुँच चुके थे, और वहाँ पर जो कार्य करने वाले श्रमिक थे उन मजदूरों ने, उन श्रमिकों ने अपना एक संगठन बना लिया था, और उनके लिए एक अलग नियम कानून बन गए थे, और संगठित होकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। तो इस स्थिति में जहाँ पर बेरोजगारी है,
वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के जो श्रमिक हैं, वो कम मजदूरी में ही कार्य करने के लिए तैयार हो जाते थे। और साथ ही साथ हमने देखा कि परिवहन के साधन भी जो है वो विकसित होते चले गए। तो फिर तब प्राथमिकता दी जाने लगी कि ना परिवहन का साधन ना बाजार, क्योंकि इन दोनों ही स्थानों पे कच्चे माल को उद्योग तक लाया जा सकता है और उद्योग से तैयार माल को हम बाजार तक पहुंचा पा रहे हैं। तो उस स्थिति में जो सस्ता और कुशल श्रम है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया और ये देखा जाने लगा कि जहाँ पर भी सस्ते और कुशल श्रमिक मिल रहे हैं वहीं पर उद्योग की स्थापना की जाए। तो इसी में हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो दंतेवाड़ा में लौह अयस्क का उत्पादन बैलाडीला पहाड़ियों में किया जाता है, वहाँ पर लगभग वहाँ से 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह में हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारा परिवहन का साधन इतना विकसित हो गया है कि हम लौह अयस्क जो एक सॉलिड फॉर्म में होता है उसे भी पानी के साथ घोलकर उसे करदम के रूप में परिवर्तित करके स्लरी के रूप में उसका फॉर्म जो है वो चेंज करके पाइपलाइन के द्वारा हम लौह अयस्क को भी हमारे जगह से लगभग 250 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम बंदरगाह तक उसका निर्यात करते हैं या उसे वहाँ तक जो है वो भेजा जाता है। फिर वहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह में उसे उस लौह अयस्क को कंकड़ के रूप में फिर से चेंज करके फिर जापान या दक्षिण कोरिया की तरफ जो है वो भेजा जाता है, उसका निर्यात किया जाता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि परिवहन के साधन जो है वर्तमान में हमारे पास एकदम विकसित अवस्था में बहुत ही अधिक विकसित हो गए हैं। तो जब हम उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों में देखेंगे तो अलग अलग समय में या स्थान के आधार पर भी जो है वो उद्योग को अलग अलग फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कच्चा माल। कच्चा माल सामान्य तौर पर हम देखेंगे कि कोई भी उद्योग की स्थापना के लिए भाई कोई उद्योग यदि हम स्थापित करेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि कच्चा माल। जब तक कच्चा माल नहीं होगा तब तक आप उससे संबंधित उद्योग जो है वो कैसे स्थापित करेंगे। तो इसी संदर्भ में आप समझ लीजिए कि अगर हम 100 रुपये का लोहा लेकर आते हैं और 100 रुपये कीमत का ही यदि आप कपास खरीदने जाएं तो दोनों में भारी कौन सा होगा? नेचुरली है कि लोहा होगा। तो कच्चा माल जो है वो ऐसे प्रभावित करता है, जो कच्चा माल ज़्यादा वजनदार या भारी होता है तो उसके लिए ये कोशिश की जाती है कि उस कच्चे माल के स्थान पर ही कोई उद्योग जो है वो स्थापित किया जाए, ताकि कच्चे माल के परिवहन में बहुत ज़्यादा लागत ना आए, बहुत ज़्यादा खर्च ना आए। लेकिन वहीं पर यदि हम सूती वस्त्र की बात करें तो अभी हमने कहा ना भाई कपास एक हल्का जो है बहुत ही हल्का कच्चा माल है। तो चाहे हम इसे कच्चे माल के स्थान पर स्थापित करें सूती वस्त्र उद्योग को या बाजार के स्थान पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई लागत में अंतर नहीं आएगा। तो कच्चा माल जो है वो इसी प्रकार जो है प्रभावित करता है किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए। और इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे कोरबा का जो एल्यूमिनियम उद्योग है या भिलाई में जो लौह इस्पात कारखाना है या हम दुर्ग में दुर्ग के जामुल में जो सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है, सीमेंट का जो कारखाना स्थापित किया गया है, ये वहाँ पर कच्चे माल की खदानों के पास ही, चाहे वो चूना पत्थर हो या लौह अयस्क की बात करें या बॉक्साइट की बात करें, उन खदानों के आसपास ही स्थापित किए गए हैं। और इसके विपरीत हमने कहा भी कपास से संबंधित या जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उनमें कच्चा माल जो है वो उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि यदि हम इसे बाजार के पास स्थापित करें या कच्चे माल के पास, इससे परिवहन लागत में कोई अंतर नहीं आएगा।